हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स को जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्ज़ाम और टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए थे और पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 24 दिसंबर 2021 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट दैट इज नॉट अ करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, विकास जीवन पर्यत परिवर्तन की प्रक्रिया है, विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो विकास है, विकास गर्भधारण और से लेकर संपूर्ण जीवन काल के दौरान मनुष्य के विकास का वर्णन करता है। यह विकास को समय के साथ परिवर्तन के रीति के रूप में संदर्भित करता है। इसमें न केवल विकास के जैविक और भौतिक पहलू शामिल हैं, बल्कि विकास में जुड़े संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। जीवन काल के दृष्टिकोण का तर्क है कि पूरे विकास में महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं। इसमें बहुआयामी, बहुमुखी, लचकदार, बहुविषयक और प्रासंगिक कारकों में मनुष्यों का विकास शामिल है। विकास में वृद्धि, रखरखाव और विनियमन शामिल है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एमंग द चिल्ड्रन इज द रिजल्ट ऑफ, यानी कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। आपके ऑप्शन है, केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता और वातावरण की पारंपरिक क्रिया का, और फोर्थ है आपका केवल आर्थिक कारकों का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण की पारंपरिक क्रिया का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण के पारंपरिक क्रिया का। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या है और इसका परिणाम आनुवंशिकता और वातावरण की पारंपरिक क्रिया क्यों होगा। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास में समस्या समाधान, नैतिक समझ और वैचारिक समझ, भाषा अधिग्रहण, सामाजिक व्यक्तित्व और भावनात्मक विकास और आत्म अवधारणा और पहचान निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जोखिम कारकों और हस्तक्षेपों को तीनों क्षेत्र पोषण, वातावरण और मातृ बाल संपर्क में विभाजित किया गया है। ठीक, देखिए, जो आनुवांशिकता है और वातावरण है, ये आपका क्या है, एक संज्ञानात्मक क्रिया है, एक संज्ञानात्मक विकास का एक परिणाम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे लगातार अपने साथियों और वयस्कों के साथ अपने दैनिक कार्यों में सीखते हैं और अधिगम की इस प्रक्रिया में सोच और ज्ञान का विकास होता है। पर्यावरण का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, पर्यावरण और जीन से काफ़ी हद तक है एक आपका जो आनुवांशिकता, यानी कि संज्ञानात्मक क्षमताएं, जैसे जीन से काफ़ी हद तक जितने भी पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, जो अपने आपके माता पिता से जो भी आपको कैरेक्टर्स मिले हैं आपको, तो वो क्या आपका हो गया, आनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, आ स्टेज इन द डेवलपमेंट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन मोस्ट रैपिडली एक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल और कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड।
यानी कि विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, तो वह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या कहलाता है? संवेदनशील अवधि। संवेदनशील अवधि। थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो विकास है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है। अपने पूरे जीवन काल में मनुष्य के विकास का वर्णन करता है। यह विकास को समय के साथ परिवर्तन की रीति के रूप में संदर्भित करता है। इसमें न केवल विकास के जैविक और भौतिक पहलू शामिल हैं, बल्कि विकास से जुड़े संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। देखिए, जो संवेदनशील अवधि है, यह अवधि जब कोई बच्चा अपने वातावरण की स्थितियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है, तो उसे महत्वपूर्ण अवधि या संवेदनशील अवधि कहा जाता है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बेस देयर प्ले ऑन अ डांस रियलिटी शो imitation a judge Jafar climbs up on a table and claps while giving comments. Which agency of socialization illustrated in this example? यानी कि बच्चों को एक समूह में अपने खेल को नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफन मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। उस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है? मीडिया, शैक्षणिक संस्थान, आस पड़ोस और धर्म। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीडिया। ठीक। क्या हो जाएगा? मीडिया। देखिए, जो मीडिया है, ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि समाजीकरण और उनके मानदंडों को। ठीक। देखिए, जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, मूल्यों और मानदंडों को अपने आप में आत्मसात करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया या समाज में रहने के लिए अधिगम के तरीकों को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसे अधिक व्यापक रूप से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति उस सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को सिखाता है जिसमें वह भाग लेता है, और उन मूल्यों और मानदंडों को अभिव्यक्ति करता है जो वह करता है। या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति की भूमिकाएं उसके सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति होती हैं। समाज में जो कुछ भी संचार करता है, उसकी प्रकृति समाज के साथ उसकी अंत क्रिया के प्रभाव से निर्धारित होती है। ठीक। और जो सोशलाइजेशन होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी में क्या आता है? प्राइमरी में आपकी फैमिली आती है, और बाकी सेकेंडरी में क्या? आपके आस पड़ोस, शैक्षणिक संस्थान और मीडिया आता है। लेकिन ये जो मीडिया है, मीडिया की मीन्स क्या? जो रियलिटी शोज होते हैं, जो रियलिटी शोज जो होंगे टेलीकास्ट करे जाते हैं कहाँ पे? आपकी टीवी पे। जो टेलीकास्ट करता है वो होता है मीडिया। ठीक। और टेलीविजन पे जो होता है टेलीकास्ट किया जाता है रियलिटी शो डांस का, जैसे डीआईडी है, डांस इंडिया डांस शो है, और भी कई सारे शोज हैं। तो वो किसके अंतर्गत संस्था कौन से निर्देशित है? मीडिया। ठीक। MEDIA यानी मीडिया। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फॉलोइंग जीन पियाजे थ्योरी of cognitive development, at which stage of development concept of requiring hypothetical deductive reasoning should be presented to students? यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास की किस अवस्था पर वे सप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए, जिसमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है? ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 5 का आपका आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक। 5 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। 5th का आंसर क्या होगा? 4th सही होगा, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जीन पियाजे ने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के बीच में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, और उन्होंने इसे विभिन्न विकास अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं निम्न है: संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष के बीच होती है; पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 से
जो 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 6 साल से 11 वर्ष तक की होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से किशोरावस्था तक होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव मोनोलॉग हैज बीन गिवन बाय, यानी कि सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं: जीन पियाजे, लेव vygotsky, जेरोम ब्रूनर, एल्बर्ट बंडूरा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन पियाजे। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका सही हो जाएगा जीन पियाजे। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो जीन पियाजे ने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, और उन्होंने इस विभिन्न विकास अवधारणाओं में वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं: संवेदिक पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष के बीच होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 साल से 6 साल के बीच होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 6 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक होती है। देखिए, जो सामूहिक एकालाप है अहम केंद्रित असामाजिक वाक् का एक रूप जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ सार्थक तरीके से संवाद किए बिना आपस में बात कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा: इन अ Vygotskian classroom when a small group of classmates work towards reaching a common goal they are engaging in, यानी कि एक वैगोट्स्किन कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो डैश में व्यस्त है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं: पारंपरिक अध्यापन, सहयोगी अधिगम, पाठ और अंतर्वाक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहयोगी अधिगम। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो वैगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, लेव वैगोट्स्की द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वह एक रूसी वैज्ञानिक थे। वे बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका महत्व देते थे। वैगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में अधिगम के दौरान बच्चों की 3 जरूरतों को प्रस्ताव रखा है, जो निम्न है: समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाठ, दूसरों से अधिक जानकर अन्य, यानी कि MKO। यानी कि वैगोट्स्की ने अनुरूप कक्ष में वैगोट्स्की ने बच्चों की 3 जरूरतों पर विचार किया है। जब छात्रों का एक समूह एक ही कार्य पर काम करता है जहां वे एक दूसरे की मदद करते हैं, पाठ कहलाता है। वे एक दूसरे को नेतृत्व करते हैं, वे प्रत्येक छात्र के विचार पर विचार करते हैं, वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इसी प्रकार के शिक्षण कौशल को कहते हैं सहयोगी अधिगम के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका: लेव वैगोट्स्की बिलीव दैट, यानी कि लेव वैगोट्स्की का मानना था। तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करनी चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका सही हो जाएगा। समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करनी चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका: कैरोल गिलिगन, यानी कि कैरोल गिलिगन के अनुसार ये सारी स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको बताना है कि कैरोल गिलिगन ने क्या कहा। तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने ये तर्क दिया कि कोहल्सबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है, आचार नहीं, देखभाल के आचार और विचार पर बल देती है। ठीक, विचार, आचार, विचार पर बल देती है, जिसकी अवहेलना की गई है। ठीक, देखिए जो देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, जिसमें 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक से गुजरती है, लेकिन नैतिक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण होने के कारण महिलाओं ने
नैतिक मुद्दों पर पुरुषों की तुलना में अलग तर्क दिया है। कैरल गिलिगन ने बताया कि कोल्सबर्ग के शोध सहायकों में से एक थी। उनका मानना था कि कोल्सबर्ग का सिद्धांत महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पक्षपाती था। गिलिगन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो लिंग भेद विशेष नैतिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उनका तर्क है कि पुरुषों और महिलाओं के मध्य का अंतर सामाजिक प्रभाव तथा लैंगिक अनुकूलन का उत्पाद है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एडवोकेट ऑफ अ चाइल्ड सेंटर पेडागोजी बिलीव दैट, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि, क्या मानना है, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक, तो 10 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो बाल केंद्रित है शिक्षा के समर्थकों का मानना यह था कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाएं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदी बुद्धि, थर्ड है आपका प्राकृतिक बुद्धि, और फोर्थ है आपका सृजनात्मक बुद्धि। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बुद्धि नहीं है। ठीक, तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर, फोर्थ। ठीक, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो बुद्धि के कई सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। गार्डनर ने बुद्धि को सूचना और सोचने के तरीकों को संशोधित करने के लिए एक जैविक मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जिसे सांस्कृतिक विन्यास में समस्याओं को हल करने या संस्कृति में मूल्यों के उत्पादों को बनाने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। बहुबुद्धि 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। ठीक है, स्थानीय बुद्धि है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि है। ठीक, दृष्टि स्थानीय के, लेकिन सृजनात्मक बुद्धि आपकी नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज इन मिडिल स्कूल, यानी कि माध्यमिक विद्यालय में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सा कदम मददगार रहेगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादियों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। ठीक, 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए जो लैंगिक असमानता है, लैंगिक असमानता एक सामाजिक घटना है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। उनके उपचार में जीव विज्ञान, मनोविज्ञान या समाज में प्रचलित संस्कृतियों और मानदंडों के रूप में कई भेद हैं। इनमें से कुछ भेद अनुभवजन्य रूप से आधारित हैं, जबकि अन्य सामाजिक संरचना प्रतीत होती हैं। जैसे लैंगिक असमानता के कारण बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लड़कियां या लड़कों के लिए अलग अलग परिस्थितियों में कई तरह की पाबंदियां होती हैं। जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिकेट लड़कों का खेल है और बैडमिंटन लड़कियों के लिए है। उन्हें विद्यालय कक्षाओं में अलग अलग बैठने के लिए कहा जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इंडिविजुअल डिफरेंस इन द प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स शुड बी डैश बाय द टीचर, यानी कि एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं डैश करना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं सभी जीवित जीवों की विशेषता है। एक ही आयु के व्यक्तियों में ऊंचाई, वजन, शरीर निर्माण और व्यवहार में भिन्नता है। व्यक्तित्व, बुद्धि और दृष्टिकोण भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य केंद्र बिंदु है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि एक बच्चा अपने मित्र से लंबा है, जहाँ दो बच्चे, एक छोटा और दूसरा लंबा है, जो उनके बीच व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ होलिस्टिक 360 डिग्री
in 360 degree multi-dimensional report proposed for the assessment of students in National Education Policy 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपका आंसर नहीं होगा। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू एसेस क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है? ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाब का विश्लेषण करना। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज रिक्वायर्स, यानी कि दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अगमय मूलभूत संरचनाएं, अवसरों की असमानता, सहभागिता में अवरोध और गैर भेदभाव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा गैर भेदभाव। ऑप्शन 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, यानी कि गैर भेदभाव। ठीक, देखिए देखिए जो दिव्यांग छात्र हैं, समावेशी शिक्षा अनिवार्य रूप से शैक्षिक दर्शन को संदर्भित करती है कि दिव्यांग छात्रों को उनकी आयु के अन्य छात्रों के समान कक्षा के वातावरण में रखा जाना चाहिए जिन्हें विशेष आवश्यकता नहीं है। समावेशी शिक्षा अपने वास्तविकता अर्थों में और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी शिक्षा, यानी कि एक ऐसा एजुकेशन प्रोसेस है बनाने या एजुकेशन सिस्टम बनाने की प्रक्रिया है जो सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हो। समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है आपका विभिन्न क्षमताओं, भिन्नताओं और अक्षमताओं के सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करती है। ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बच्चा विविधता के साथ सीख सके, न कि अधिगम के लिए विशेष वातावरण तैयार कर सके। अध्यापन पर जोर देने की बजाय उन्हें उनके अधिगम पर जोर दें। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, डिफिकल्टीज in reading, mirror image confusions and reversals of letters are characteristics of, यानी कि पठन में कठिनाइयाँ जैसी कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण हैं? तो आपकी ऑप्शन दिए गए, अवधान न्यूनतम, अतिक्रियाशीलता विकार, षोडश वैकल्य, वाचन वैकल्य और स्वालीनता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाचन वैकल्य। ठीक, देखिए जो गतिशील दिव्यांगता है, गतिशील दिव्यांगता से तात्पर्य यह है जो तात्पर्य किसी व्यक्ति के पेशी, कंकाल और या तंत्रिका तंत्र को पीड़ा के परिणाम स्वरूप स्वयं की गति और वस्तुओं के परिवर्तन से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करना निष्पादित करने में असमर्थता में है असमर्थ है। गतिशील दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अपने एक या अधिक अंगों का उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या उनमें चलने, पकड़ने या वस्तुओं को उठाने की शक्ति की कमी हो सकती है। गतिशील दिव्यांगता लोग अपनी मांसपेशियों और हड्डियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए वे स्थानांतरण, वस्तु को पकड़ने आदि विधियां करने में सक्षम नहीं होते। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये था आपका वाचन वैकल्य। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होती हैं, यानी गतिशील दिव्यांगता निम्न में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वस्तुओं की स्थानांतरण संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना। ठीक, यानी कि
इस गति में जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होती है, इसमें क्या होता है कि जब आपकी मांसपेशियां और हड्डियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं और इसलिए वे वस्तु स्थानांतरण वस्तुओं को पकड़ने आदि गतिविधियों को करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक, यानी कि जो गतिशील दिव्यांगता रोग है, चोट या हड्डियां जैसे जोड़ों, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की विकृति का परिणाम हो सकती हैं या जन्मजात या अर्जित हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, in order to cater to the needs of students with dysgraphia a teacher should, यानी कि जो विद्यार्थी जिन्हें लेखन वैकल्य है उनकी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, आकलन के मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। ठीक, देखिए जो अधिगम की जो अक्षमता है, यह एक स्नायविक विकार है जो किसी व्यक्ति को किसी कौशल को सीखने और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने से रोकता है। आमतौर पर यह बाल्य अवस्था में होता है और इसमें कुछ कौशल जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने आदि के साथ कठिनाइयों की विशेषता होती है। जो डिस्ग्राफिया एक ऐसी अक्षमता है जिसमें छात्र को लिखने से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे ठीक से लिख नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि एक छात्र ओ अक्षर के स्थान पर एक संख्या लिखता है, वह जीरो लिखता है। ठीक, और जो शिक्षकों को अक्षमों सहित सभी छात्रों का सम्मान करना चाहिए। जिस छात्र को लिखने में समस्या होती है उसके लिए छात्र की पूर्ति का सबसे अच्छा तरीका मौखिक है, इसलिए इन्हें बुरा भी नहीं लगता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड विथ, यानी कि प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को, यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं, क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। ठीक, देखिए जो गॉड गिफ्टेड यानी सॉरी जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र वे हैं जो समान आयु के अन्य छात्रों की तुलना में बौद्धिक, सृजनात्मक, कलात्मक और नेतृत्व की गुणवत्ता या विशिष्ट शैक्षणिक विषयों जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण प्रमाण प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली छात्र कहते हैं। प्रतिभाशाली और प्रतिभावान छात्रों की विशेषताएं, इन बच्चों की सोच अपसारी होती है और ये प्रकृति के बारे में बहुत उत्सुक होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अवधारणात्मक रूप से चीजों को सीखते हैं, वे अवधारणाओं के मूल्य को जानना चाहते हैं। प्रतिभाशाली और प्रतिभावान छात्र चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, वे हमेशा चुनौतीपूर्ण अधिगम के परिवेश में व्यस्त रहने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे समस्या के सभी संभावित पहलुओं को सम्मिलित करते हैं, वे पूरी तरह से सक्रिय होते हैं और प्रतिस्पर्धी परिवेश में भाग लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा सही, चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, टू इनकरेज कंसेप्चुअल लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड अवॉइड, यानी कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसका प्रयोग टालना चाहिए। 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना। देखिए किसी भी विषय को आप तो समझेंगे सरल क्रम से जटिल यानी कि सिंपल टू हार्ड सीक्वेंस में आप विषय को समझ सकते हैं, ना कि जटिल से यानी कि डिफिकल्ट से सिंपल सीक्वेंस में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना। ठीक, देखिए जो अधिगम को अनुभव के कारण
व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार यदि व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी है या वृद्धि या परिपक्वता के कारण, तो यह अधिगम नहीं है। अधिगम की प्रमुख विशेषताएं अनुभव है। अभ्यास या अनुभव के अभाव में व्यवहार में कोई परिवर्तन अधिगम के योग्य नहीं है। संप्रत्यात्मक अधिगम उस प्रकार का अधिगम है जिसमें शिक्षार्थी समस्या से संबंधित सभी पहलुओं को समाहित करते हैं। वे विश्लेषण, अवलोकन आदि द्वारा समस्याओं के पीछे के तर्क को प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल इन इनहेंसिंग मेटाकॉग्निटिव स्किल्स एमंग स्टूडेंट्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिए गए सवालों को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवरेबल टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। यानी कि विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध करने में कौन सा सहायक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खोज, अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। खोज, अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण। देखिए, जो अर्थपूर्ण अधिगम है, अर्थपूर्ण अधिगम का परिणाम तब होता है जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से, स्पष्ट रूप से नए ज्ञान को उन प्रासंगिक अवधारणाओं से जोड़ता है तो उनके पास पहले से है। जब अर्थपूर्ण अधिगम होता है तो यह हमारी संपूर्ण संज्ञानात्मक संरचना के भीतर परिवर्तनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है। मौजूदा अवधारणाओं को संशोधित करते हैं, वे अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव टीचर। यानी कि एक प्रभावी अध्यापक को क्या करना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। ठीक, 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो प्रभावी शिक्षक है, एक प्रभावी शिक्षक वह होता है जो शैक्षणिक क्षेत्र में सिर्फ एक विशेषज्ञ से ज़्यादा होता है। प्रभावी शिक्षण तब होता है जब एक शिक्षक विभिन्न प्रकार के अधिगम के अनुभव प्रदान करके छात्रों को अधिगम में सक्रिय रूप से संलग्न रखने में सफल होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन टीचिंग स्टूडेंट्स इन मिडिल स्कूल। यानी कि माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, यानी कि क्लास 6 से क्लास 8 तक के होते हैं। 5वीं कक्षा से पास वे छात्र 6ठी कक्षा में माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय के छात्र उत्तर बाल अवस्था में या किशोरावस्था के विकास के चरण में होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन लॉन्ग रन डैश ओरिएंटेड गोल्स विल कीप स्टूडेंट इंस्टांसिकली मोटिवेटेड। यानी कि डैश उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। ये आपके ऑप्शन दिए गए, प्रदर्शन, प्रतियोगिता, अधिगम और परिहार। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा अधिगम। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। 26 का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अधिगम। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आंतरिक प्रेरणा और प्रेरणा क्या होता है। देखिए, जो अभिप्रेरणा को कारण
प्रोत्साहन, उत्साह या रुचि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक विशिष्ट कार्य या निश्चित व्यवहार का कारण बनती है। अभिप्रेरणा आत्मसमझ और अधिगम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह क्रिया का एक कारण है जो व्यवहार का उद्देश्य और दिशा देता है। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, जो आंतरिक अभिप्रेरणा और जो बाहरी अभिप्रेरणा। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, लक्ष्य के लिए गतिविधि के बीच एक उच्च संबंध है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, संज्ञानात्मक या विचार रखती है कि जिज्ञासा, रुचि या उपलब्धि की भावना अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, जो बाहरी बलों का जवाब देने के बजाय स्वाभाविक आंतरिक है। आंतरिक प्रेरणा एक आंतरिक प्रेरणा है जो किसी व्यक्ति को किसी गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, बाहरी पुरस्कारों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कार्रवाई स्वयं सुखद है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मिसकंसेप्शन आर, यानी कि भ्रांतियां हैं। ठीक। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है। ठीक। क्या है? अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है। तो 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो भ्रांतियां होती हैं यानी मिसकंसेप्शन, इसको हम एरर भी कह सकते हैं, एक गलत विचार को संदर्भित करती है जो पहले से आत्मसात और नए समायोजित ज्ञान से असंतुलन होने में कारण होता है। विद्यार्थियों के जीवन में भ्रांतियां शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे छात्रों के चिंतन में अंतर्दृष्टि देने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ये जो भ्रांतियां हैं और जो एरर्स है, त्रुटि, इसमें काफी डिफरेंस है इसका। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका एजर्सन रीजन दिया गया है। देखिए, एजर्सन दिया गया है यानी कि ये क्या है? आपका कथन है। रीजन क्या है? ये इसका कारण है। ठीक। रीजन दिया गया है आपका, मान लीजिए अगर आपका रीजन और एजर्सन रीजन दोनों ही सही है, और रीजन क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है एक ही, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन दोनों ही सही है लेकिन रीजन सही व्याख्या नहीं कर रहा है एजर्सन की यानी कि कथन की, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। अगर एजर्सन सही है लेकिन आर गलत है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है, मान लीजिए एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक। देखिए, आपका एजर्सन दिया गया है, इट इज इम्पोर्टेंट टू इनकरेज चिल्ड्रन टू स्पेक्युलेट ओवर कॉज ऑफ वेरियस फिनोमिना अकरिंग अराउंड देम। आपका रीजन दिया गया है, चिल्ड्रन सीक टू अंडरस्टैंड the cause of everything they see around them, and these causal explanations lead them towards construction of many theories। आपका कथन दिया गया है कि विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल एजर्सन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। और जो रीजन है आपका कि बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। और उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो रीजन है आपका, जो एजर्सन है, सही व्याख्या कर रहा है एजर्सन की यानी कथन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक। इसमें क्या है कि एजर्सन भी सही है यानी कथन भी सही है, और रीजन भी सही है यानी कि तर्क यानी कारण भी सही है। और जो जो रीजन है आपका सही व्याख्या कर रहा है किसकी? एजर्सन की। ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाले विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए। जब विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण के विभिन्न घटनाओं को समझेगा नहीं, अंदाजा नहीं लगाएगा, तो अंदाजा लगाने कारणों को अंदाजा लगाने के लिए बिल्कुल बढ़ावा देना ही चाहिए। ठीक है। यानी कि जब विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण में विभिन्न घटनाओं के कारणों को जब जानेगा नहीं ना,
तो वहाँ क्या जान पाएगा कि उस वातावरण में यानी कि जिस हैबिटेट में यानी कि जिस रीजन में वो रहता है कि उस घटनाओं के उस घटना का क्या कारण है उसका अंदाजा लगा सकेगा बच्चा। ठीक ठीक है ना। यानी कि जो बच्चा क्या है अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहता है, बिल्कुल खोजना चाहता है। जब खोजेगा हर एक घटने का जब कारण खोजेगा तभी तो उस कारण का क्या होगा, कंक्लूजन मिलेगा। ठीक, यानी कि निष्कर्ष मिले तभी तो निष्कर्ष ढूंढ पाएगा उस घटना का कि उस घटना का क्या कारण है, कैसे वो घटना हुई। ठीक, तो वह किसकी वजह से है, कौन से सिद्धांत से, उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाते हैं। यानी कि लघु सिद्धांत के अनुसार जो ये एक्टिविटी हो रही है इसके कारण हो रही है, लघु सिद्धांत के कारण हो रही है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, फिर से एजर्सन दिया गया है आपका। दिया गया है टीचर शुड मेक एफोर्ट टू कनेक्ट टू न्यू कंसेप्ट टू चिल्ड्रन प्रायर्स एक्सपीरियंस एट होम। यानी कि आपका रीजन दिया गया है लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक प्लेस आउटसाइड द स्कूल एज वेल। आपका कथन दिया गया है अध्यापिका को नए संप्रत्यों को बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि जब अध्यापक क्या करेगा, जब पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न नहीं करेगा तो बच्चे कैसे समझ सकते हैं। ठीक, अपने ज्ञान को कैसे समझेंगे। और जो आपका रीजन दिया गया है अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। हाँ बिल्कुल, जो अधिगम है आपका निरंतर प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वह विद्यालय तक सीमित नहीं है, आपके सोसाइटी तक, आपके सोशल जितने भी अ, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं और जितने भी आपके समाज में जितने भी लोग हैं वहाँ से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, जो अधिगम है जीवन प्रयत्न चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ठीक, जो विरासत में नहीं मिलती है लेकिन भौतिक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त सतत अंत प्रक्रिया है। उद्दीपन प्रदान करके जन्म से शुरू होती है और यह अंत तक नहीं रुकती है। ठीक, तो ये आपका एजर्सन भी बिल्कुल सही है और रीजन भी सही है। और जो रीजन है आपका ना एजर्सन से सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, एक्सप्लेनेशन है जो इसका यानी कि व्याख्या व्याख्या क्या कर रहा है, बिल्कुल सही करता है एजर्सन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर यानी एजर्सन और रीजन दोनों ही सही है। और जो रीजन है सही व्याख्या करता है किसकी, एजर्सन की यानी कि कथन की। चलिए थोड़ा इसको हम डिटेल में समझते हैं कि अधिगम क्या है। देखिए जो अधिगम है जीवन प्रचलन और प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जो विरासत में नहीं मिलती है लेकिन भौतिक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त सतत अंत प्रक्रिया है। उद्दीपन प्रदान करके जन्म से ही शुरू हो जाती है और यह अंत तक नहीं रुकती है। अधिगम तब सार्थक माना जाता है या उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्य निर्देशित, प्रगतिशील हो और किसी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता हो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2021 के पेपर 2 का सीटीपी का 30 क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 आपका लास्ट क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2021 के पेपर 2 का। और सीडीपी का 30 क्वेश्चंस में आपका लास्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप ऑन अ गिवन टॉपिक इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, चलिए थोड़ा हिंदी में समझते हैं कि किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है। अनुरूपक, कलन विधि, संप्रत्यय चित्रण, शाब्दिक अभिव्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा संप्रत्यय चित्रण। 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्यय चित्रण चित्रण। ठीक, देखिए जो स्वयं अधिगम सामग्री है एसएलएम का अध्ययन करते समय मन, मानचित्र और संकल्पना मानचित्रण के निर्माण में संज्ञानात्मक कौशल एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब शिक्षार्थी एसएलएम पढ़ते हैं यानी कि स्वयं अधिगम सामग्री पढ़ते हैं
तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बेहतर और अधिक प्रभावी सीखने के लिए जानकारी को अपने अनुभव से समझें, अवधारणा बनाएं और संबोधित करें और उनसे संबंधित भी हों। एक संकल्पना मानचित्रण अधिगम के लिए एक आलेखी उपकरण है जिसे नोवाक और गोविंद द्वारा विकसित किया गया है। एक संकल्पना मानचित्रण अवधारणाओं के बीच संगत संबंधों को दिखाने के लिए एक आरेख है। वे ज्ञान को व्यवस्थित करने और उसके निरूपित करने के लिए चित्रमय चित्रण है। एक संकल्पना मानचित्र विचारों, छवियों, अवधारणाओं या शब्दों के बीच संबंधों को निरूपित किया जाता है क्योंकि रोड मैप राजमार्गों और कस्बों के स्थानों में प्रतिनिधित्व करता है। एक संकल्पना मानचित्र में प्रत्येक शब्द में अवधारणा अवधारणाओं से जुड़ी होती हैं। अवधारणा मानचित्रों सहायता से शिक्षार्थी तार्किक सोच से और अध्ययन कौशल विकसित कर सकते हैं जो संज्ञानात्मक कौशल का हिस्सा होते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने आज वीडियो में 24 दिसंबर 2021 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था आपका पेपर 2 का सीडीपी पोर्शन, सीडीपी पार्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है सक्सेसफुली। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस एंड थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।